अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की नाम नहाद जमहूरियत का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत में शिद्दत पसंदी, मजहबी आज़ादी और माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले सलूक पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2024 के दौरान मजहबी आज़ादी मजीद खत्म हो गई है, शिद्दत पसंदाना हमलों में इजाफा हुआ है। नाजरीन, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत की जग हसाई का सिलसिला भी जारी है। भारतीय फिजाइया के त्यारे सिर्फ जंगों में नहीं गिरते बल्कि एयर शो के दौरान भी जमीन बोस हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज दुबई एयर शो के दौरान भारतीय त्यारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हुआ। दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारतीय लड़ाका त्यारा तेजिस को पेश आने वाला यह हादसा 1989 से हर दूसरे साल मुनक्किद होने वाले दुबई एयर शो में पहला मोहलिक हादसा है। दुनिया भर में भारत की जग हसाई का सबब बनने वाले इस हादसे और अमरीकी रिपोर्ट में दिखाए गए भारत के असली चेहरे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, समटाइम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों को एक्सपोज करता है और टाइम के साथ वो मजीद एक्सपोज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो कल एक वाकया हुआ उसमें मैं कुछ खुशी का इजहार तो नहीं करूँगी। दुबई में जो एयर शो हुआ उसमें जो इंडिया का इख्तियारा था वो तबाह हुआ, पायलट की जान भी गई। हाउ डू यू सी दिस, कि क्या ये इंडियंस के फेलियर को दिखाता है कि उनकी फ़ौज नाकाम हो जाती है, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बातें की जाएँ, जो इनकी ये शो मारते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं जिसके ऊपर बाद में यूएस कांग्रेस भी एक स्टैंप लगा देती है कि जी पता लगता है कि पाकिस्तान ने इनके त्यारे भी गिराए थे, और एक प्रॉपर स्टैंप लगती है। बट अभी जो मैं जानना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हादसा हुआ है कल, इसमें पायलट की गलती थी, कोई गफलत थी, या कोई टेक्निकल इशू था? जी, बहुत शुक्रिया सुजैन, आपने इनवाइट किया और शुक्रिया आपका, वेट भी आपने किया, लेकिन एक ज़रूरी कॉल थी जिसकी मैं तफसील अभी शेयर करता हूँ आपके साथ थोड़ी सी। वो ये है कि जो आपने एक्सीडेंट के बारे में पूछा, पहले तो देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ राइवल फाइटर पायलट, क्योंकि ये कॉम्बैट किल नहीं थी, और मैं कल से तमाम चैनल्स पर कह रहा हूँ कि मैं अपनी सिंपथीज और अफसोस ऑफर करना चाहूँगा टू द फैमिलीज ऑब्वियसली जो उनकी थी, विंग कमांडर सियाल की। दूसरा ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स के साथ भी हमदर्दी, क्योंकि देखिए कॉम्बैट किल में सेलिब्रेशन बनती है। जी। और मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे पाक फिजाइया की तरफ से भी मेरी हाई ऑफिशियल से बात हुई है, और वो भी एज अ कॉम्बैट ऑब्वियस ट्राइवल अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि हमारा कंटेस्टेड स्काइज के अंदर मुकाबला हो तो हम शूट करके खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब पीस टाइम में इस तरह का जानी नुकसान हो तो वो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, चाहे वो ट्रू। उनकी कमजोरियों की वजह से हो या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो। एग्जैक्टली। पहली बात तो ये है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पहली दफा ऑब्वियसली पाक फिजाइया के बिहाफ पे भी ये उसकी फैमिली को और ऑब्वियसली ग्रीव जो उनकी जो वाइफ हैं उनको भी कॉन्डोलेंस ऑफर करना चाहता हूँ। सर, एक बात। ये ग्रेटनेस है हमारी पाक अफवाज की, पाक फिजाइया की, कि हम में इतना ज़र्फ है कि हम जो चीज़ बुरी है, जो गलत है, हम उसको गलत करते हैं, हम अफसोस भी करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा दुश्मन है उसमें इतना ज़र्फ नहीं है। हमें दुश्मन भी ऐसा मिला है कि जिसमें इतना ज़र्फ नहीं है। अभी सर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें पता लगा है कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, और जो मोदी साहब फरमाते हैं हिंदुत्व का एक उनका नज़रिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, वहाँ पे ये हर वक्त कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और जितना प्रेस किया जाता है माइनॉरिटीज़ को वो कहीं पे भी नहीं किया जाता। इस पे आपको लगता है कि इंटरनेशनली कोई इन पे प्रेशर डालना चाहिए, या कोई ऐसी इकदामात उठाने चाहिए कि एक तो ऑलरेडी इंडिया एक्सपोज हो चुका है, लेकिन ये जो वहाँ पे एक जुल्म जारी है वो जुल्म तो कम से कम रुक सके? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और इसके लिए मैं एक थोड़ी सी इवन शॉर्ट हिस्ट्री की तरफ इशारा करूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, आप कभी नोट नहीं करेंगे कि दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, 1.4 बिलियन लोग हों, और वो एक अपने से ऑलमोस्ट 6 गुना शायद हम छोटे हैं उनसे पॉपुलेशन में अंदाजन। मिलिट्री में पता नहीं तीसरे नंबर पर हैं हम उनके मुकाबले में, इकोनॉमी में हमारा मुकाबला ही कोई नहीं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन वो वोटर्स को डराते हैं इतने छोटे मुल्क से। ये शायद हमें कॉम्प्लीमेंट भी है, शायद हमारे लिए एजाज की बात है, लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा अफसोस भी होता है। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी फोर्सेस हैं, इतना बड़ा बजट है, इतनी पॉपुलेशन है, इनसिक्योरिटी तो हमेशा बड़े से होती है कि वो आ जाएगा। बचपन में हम सुनते हैं शेर आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो बड़े से डराया जाता था। तो ये एक आई डोंट नो, इसमें प्राइड लेना चाहिए मुझे, या अफसोस करना चाहिए कि वो हमारा नाम ले लेके पाकिस्तान के खिलाफ स्लोगन कर करके लोगों को इनसिक्योरिटी डेवलप करके, और फिर यही जो आपने कही बात के मुसलमानों के, ईसाइयों का और दूसरे मजहबों के दरमियान तफरका डालकर एक को डिस्क्रिमिनेट करके या आइसोलेट करके, शायद एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, या शायद जो हिंदू डोमिनेंट जाहिर है एक पॉपुलेशन है,
बुरे नहीं हैं, उनको शायद एक फीलिंग डेवलप की जाती है हेटेड की, और उनको ये बताया जाता है कि ये अगर इनको हमने अपने करीब किया या क्लोजनेस की या बॉन्डेज की या मोहब्बत की तो शायद ये इनसिक्योरिटी हो जाएंगी। मैं कायदे आजम पे को 20-22 साल से काम कर रहा हूँ, उनकी मुझे कोटेशन याद आती है, आपने बात की तो मुझे अभी अभी याद आई है कि जी। देखिए जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो बहुत कुछ मुसलमान लीडर थे, मुसलमान, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और कायदे-आज़म ने बड़ा खूबसूरत जुमला 1946 में बोला था, तकरीबन देखिए 80 साल हो गए उसको। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करता हूं। उन्होंने मुसलमानों को जो मुखालफत कर रहे थे पाकिस्तान की, उनको खिताब करते हुए कहा था कि जो मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान बनाने की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करने में गुजारेंगी। बिल्कुल। और वो आप हो जरा रहा है। विजुलाइज करें, व्हाट अ विजन, बिल्कुल। क्या विजन थी एक लीडर की। उन्होंने कहा आज भी देख लिए जो हिंदुस्तान में रह गए, चाहे वो चॉइस से रह गए या गलती से रह गए या बेबसी से रह गए, आज भी उनको अपनी लॉयल्टी हिंदुस्तान से साथ साबित करनी पड़ती है ट्रू। रोजाना की बुनियाद पर कि हम पहले इंडियन हैं, बाद में कुछ मुसलमान हैं या कुछ और हैं। और वो जाहिर एक्सप्लॉयटेशन आपने नोट कर ली होगी। खास तौर पर देखिए, मैं जवानी में नौजवानी में हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो मुझे इतनी नफरत नजर नहीं आती थी एज अ पार्टी मुसलमानों का, बल्कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर जो मुसलमान थे वो कांग्रेस में शामिल थे, इंडियन कांग्रेस में। अब मैं बिल्कुल। देखता हूं कि उन्होंने एंटी मुस्लिम, खास तौर पे मुसलमान, इतनी ज्यादा एक नफरत पैदा कर दी है। और ये दूसरी तरफ ध्यान नहीं है, जिसकी तरफ आपने पहला सवाल किया था कि इंडियन एयरफोर्स कल जहाज गिरा है, उधर मैनेजमेंट इशू है सारे के सारे। मैं गौर कर रहा था और इंशाल्लाह आज रात को मैं अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री डालूंगा बड़ी शॉर्ट सी उसके बारे में, एक्सीडेंट्स के। उधर सारी डिसजॉइंटेडनेस है, लैक ऑफ सही। गवर्नेंस है, करप्शन है, सिफारिशें हैं, और लैक ऑफ रिसोर्सेज है। एक तरफ आप लोगों को इतना खौफजदा करते हैं, और जहां आपको जिम्मेदारी पूरी करनी होती है एज ए गवर्नमेंट की, और ये जो जान से गया है फाइटर पायलट, उसके ऊपर सीरीज है, उसके ऊपर पूरा आधा घंटा मैं बात कर सकता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो पिछले इतने सालों में, 40 साल से आप एक जहाज बना रहे थे, बिल्कुल। आज भी आपका जहाज ही फिट नहीं था जिसपे आप जाके उसको लॉन्च कर दिया और जाके लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, जबकि जहाज वो कॉम्बैट रेडी छोड़े, एरोबैटिक्स तो वैसे भी एक्सट्रीम लिमिट्स तक जाके जहाज को ऑपरेट करना पड़ता बिल्कुल, है, और आपने उसकी इम्प्रेस वजह से करना होता है। कीमती जान चली गई। एग्जैक्टली जी, सही। एग्जैक्टली। सर, अभी आने वाले दिनों में क्या पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? इस पे आपकी क्या राय है? थोड़ा सा जो अफगानिस्तान के बारे में मैं पिछले दिनों से कहता आया हूं, अब मुझे इंडिया की तरफ भी मजबूरन कहना पड़ता है, नॉट बाय चॉइस। तालिबान के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था कि हम अफगानिस्तान के साथ स्टेबल क्यों नहीं हो सकते, तो मैंने एक बयान दिया था या टॉक में कहा था कुछ, मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के लिए, इन तालिबान के लिए जो हुकूमत में है इस वक्त, उनके लिए इंस्टेबिलिटी इज देयर स्टेबिलिटी। और वो समझते थे कि जितनी इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान के साथ अंदर अफगानिस्तान में, जितना अफरी तफरी होगी, लॉलेसनेस होगी, टेररिज्म होगी, उतना ही हम रेलिवेंट रहेंगे, दुनिया हमारी मदद करने को आएगी। अब मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी शायद यही फार्मूला है, वो समझते हैं कि जितना पाकिस्तान के साथ रिलेशन में इंस्टेबिलिटी होगी उतनी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और वो बिहार के इलेक्शन ने साबित कर दिया, 243 सीटें थी, 203 जीत गए। तो इसका मतलब है कि लोगों को शायद वो खौफ पैदा करने में कामयाब रहे कि जनाब मेरा नारा ऐसा जबरदस्त है, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और वो मिलिट्री की जो लेकिन वॉर फिर इससे तो पता लगता है कि उनके लोगों की सोच भी बहुत छोटी है। जो वहां पे लोग हैं उनकी सोच भी फिर इतनी है कि वो मजीद अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, वो बस सिर्फ एक पाकिस्तान के नारे पे जो है वोट दे रहे हैं। तो जहन देखिए, लोग इमोशनल होते हैं, ये लीडर्स की जिम्मेदारी होती है कि उनको इमोशनल को सही डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जाए, ट्रू। वैल्यू सो ऐड ट्रू। की जाए, सोच को सो ट्रू। एक पॉजिटिविटी तरह कन्वर्ट करवाया जाए। देखिए लोग बहुत ज्यादा, और इंडिया में भी इसी तरह पॉवर्टी है, हमसे कहीं ज्यादा शायद पॉवर्टी होगी, हुकूमत अमीर है इसमें कोई शक नहीं, उनके रेवेन्यूज हमसे ज्यादा है, लेकिन आम सड़कों पर जाके देखें ना उनका क्या हाल है। तो आई थिंक जो हेल्पलेसनेस होता है वो इनसिक्योर जल्दी हो जाता है, और जब बिल्कुल। एक लीडर हेल्पलेसनेस को एक्सप्लॉइट करे एक पॉलिटिकल गेन के लिए, तो फिर वो टेम्परेरी इलेक्शन जीत जाते हैं और एक खौफ पैदा करके। लेकिन लीडर की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि अपने इंटरेस्ट के लिए ये करे, लीडर की बिल्कुल। जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क को जो सही डायरेक्शन बनती है। देखिए आखिरी पॉइंट इस सवाल के जवाब में ये है कि हम ऑलमोस्ट 1.9 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है इस एरिया की, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, तो सारा इंस्टेबल है। हम तकरीबन 22 से 23% दुनिया की पॉपुलेशन है, हम बिल्कुल। 5% आपस में ट्रेड करते हैं सारे मुल्क मिलकर। किसकी वजह से? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की वजह से? जवाब है नहीं, इंडिया की वजह से। इंडिया ट्रू। को लीड लेनी चाहिए, ग्रेसफुल रहना चाहिए, इसको ट्रेड म्यूचुअल सर, हम डेवलप आपने करें। अभी ये जो बात की कि इंडिया को लीड लेनी चाहिए, ग्रेसफुल रहना चाहिए, आपने अफगानिस्तान की बात भी की। इस वक्त पाक अफगान ताल्लुकात भी कुछ ठीक नहीं जा रहे, और ग्रेसफुल आपने कहा, तो इंडिया जो है वो कभी भी ग्रेसफुल नहीं रहा। ये इस वक्त जो तालिबान है या अफगानिस्तान है उसको हमारे अगेंस्ट यूज कर रहा है।
डू यू थिंक ये सिचुएशन जो है ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट बन सकती है, क्योंकि दो सरहदें हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें एक इंडिया है एक अफगानिस्तान है, तो क्या कोई फ्यूचर में कोई टफ टाइम आ सकता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए? देखिए सुजैन, जब आप माइटी होते हैं ना तो उतना आप में ग्रेस वाली बात मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। सोमो रेसलर में बड़ी ताकत होती है, उसका कद बहुत होता है, उसका वजन बहुत होता है, मतलब वो ग्रेसफुल रहेगा तो तभी मैं उसको कोई सही रेसलर मानूंगा। इंडिया का बड़ा होना एक और चीज होती है और ग्रेसफुल होना एक और चीज होती है। एक बात जो आपने कहा कि थ्रेट हो सकती है, दो चीजों से थ्रेट पैदा होती है, और तीसरा मैं फिर और बाद में एक जिक्र करता हूं। दो चीजें जो होती हैं, एक होती है आपकी सलाहियत और एक होता है आपका हौसला। हौसला हमने देख लिया मई में क्या था, लेकिन सलाहियत हिंदुस्तान में अभी 4 महीनों में उन्होंने क्या एडवांटेज अचीव कर लिया सलाहियत बिल्ड करने में। बल्कि उनके 2 स्क्वाड्रन थे MiG-21 के, तकरीबन 45 जहाज, वो तो माइनस और माइनस हो गया। तो कैपेबिलिटी तो नहीं बढ़ी, पहली बात तो यह है। हौसला आपने देख लिया है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि जब आप इस तरह का करते हैं एडवेंचर या मिस एडवेंचर, आपने एक वॉर ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जीत के इंडिया या पाकिस्तान जो भी मिस एडवेंचर करे, हम तो नहीं करते, उन्होंने वो दिखाना होता है। क्या किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने? अब ऐलान, हम सबक सिखा देंगे मई के अप्रैल के एंड में, हम दूध और इकट्ठा नहीं, पानी और वो खून नहीं बहने देंगे एग्जैक्टली इकट्ठा, ऐसा सबक सिखाएंगे। वो सबक सीख लिया क्या हमने? जवाब है नहीं। नहीं, और बल्कि क्यों नहीं उनको सिखा सीखा? दिया। सिखा दिया। तो वॉर ट्रॉफी उनको कुछ नहीं मिली टेक होम के लिए, इसीलिए वो इलेक्शन के दौरान भी और आज तक वो कहते हैं सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे। वो आई होप सो कि हॉलीवुड में जरूर जितना मर्जी लॉन्च करें, लेकिन बॉर्डर पर आने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेज हैं उनकी, लड़ी बड़ी बहादुरी से लड़ी हैं, लेकिन लेकिन सर पाकिस्तान ने स्किल्स तो उसमें पाकिस्तान के पास है। एग्जैक्टली ट्रॉफी हमारे पास आ गई, क्योंकि हमारे फाइटर पायलट्स की मैं बात करता हूं, मैं इन लोगों से मिलकर आया था कुछ दिन पहले। 3 साल से वो एंटी राफेल पे फोकस किए बैठे थे। ये बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है, ये रिजॉल्व होता है, ये आपका हौसला होता है, ये डिटर्मिनेशन होती है, आपने दुश्मन की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करना होता है। ये ऐसा नहीं हुआ था उस रात को कि 12:30 बजे तकरीबन 125 जहाज एक दूसरे को मारने को फिर रहे थे और पाकिस्तानियों का तुक्का लग गया और 7-0 से लैंड कर गया, आके ऐसा नहीं हुआ एग्जैक्टली था। तो एग्जैक्टली। पीछे आपकी स्किल होती है, एक परसुएशन होती है, लीडरशिप होती है जिसने आपको गाइड करना है और आपके ट्रस्ट दिया जाता है आपको। बिल्कुल सर। वो उधर मिसिंग था। आईएमएफ ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन की निशानदही करते हुए हुकूमत को 15 नकाती एजेंडे पर अमल करने की हिदायत कर दी है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर एक रिपोर्ट आती है आईएमएफ की जिसपे यह भी इल्ज़ाम लगता है कि ये 3 माह पहले आ चुकी थी, लेकिन इसको 3 माह बाद शाया किया गया या पब्लिक किया गया है। तो वो रीज़न हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सेकेंडली ये एक चार्जशीट लग रही है हमें हुकूमत के खिलाफ। सो डू यू थिंक कि कुछ ऐसा है या ये बस वैसे ही आईएमएफ ने एक रिपोर्ट बना दी है, जबकि हमारी हुकूमत तो सब कुछ ठीक कर रही है, सब कुछ हमारा परफेक्ट जा रहा है, लेकिन आईएमएफ ऑन द अदर हैंड कुछ और कहती है। क्या कहेंगे आप इस पे? एक तो आपने आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हुकूमत क्यों होल्ड किया हुआ था इसको 3 महीने तक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाहिर है उसके जो कंटेंट्स हैं वो अब जब सामने आए हैं तो पता चला कि देयर वाज रीजन बिहाइंड दिस थिंग कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इसको पब्लिश करे और पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन जो आईएमएफ की शराइत हैं उसमें जो नेक्स्ट ट्रांश है वो दिसंबर में रिलीज होनी है, और बिल्कुल। उसकी एक कंडीशन थी कि ये पब्लिक करेगी पाकिस्तान की हुकूमत ये रिपोर्ट। अगर ये पब्लिश ना करती तो आईएमएफ प्रोग्राम जाहिर है मुश्किल बहुत आ जाती, और उस ट्रांश को लेने के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। एंड व्हाट इट सेज इज, जाहिर सी बात है एक हिला देने वाली रिपोर्ट है। ये कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं इल्जामात लगा रही, ये कोई पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन बेंचेस से किसी ने आवाज़ें नहीं उठाई हैं, ना ही ये केपी में हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगे। ये आईएमएफ जो वो इदारा जो हुकूमत भी समझती है कि बहुत एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, और उनकी एक बड़ा बुनियादी रीज़न है कि आप इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, जितनी दफ़ा वज़ीर आज़म बात चले जाए, जब तक आप शफाफियत नहीं लाएंगे अपने सिस्टम्स में, आपकी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। और शफाफियत के ऊपर उन्होंने सीरियस कंसर्न्स रेज किए कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में, खास तौर पर वो इदारे जिनमें प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में सबसे ज्यादा जो अरबों रुपए का काम होता है प्रोक्योरमेंट के थ्रू होता है। आप सोचिए ना कि 1000 बिलियन से ज्यादा के पाकिस्तान का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पाकिस्तान में उसके अलावा आपको पता है एमएनएस और सेनेटर्स वगैरह को उनके अपने हलकों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं।
बिल्कुल अगर इन सब में शफाफियत नहीं होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है लूटमार होगी ना, एंड दैट्स व्हाट द आईएमएफ रिपोर्ट इज सेइंग। सही। तो हम ये हमारा जो नुक्ते नजर है जी सर, और हमने उसकी वजह से हमने उन्होंने कहा आईएमएफ है की कि रिपोर्ट फाइव। का वेट क्यों किया? क्या ये हमें पता नहीं था? क्या ये लेमैन को नहीं पता था? क्या ये सियासतदानों को नहीं पता था? या हम किसी वेट में थे कि हमें पहले कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलेगा उसके बाद हम सवालात करेंगे? क्योंकि अगर करप्शन देखी जाए वो तो पाकिस्तान में कुछ 40-50 साल से है, तो ये हर दफा रिपोर्ट्स आके हमें जगाएंगी या आप जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये आवाम को पता होना चाहिए, और ये क्यों नहीं हमें पता जब होता? मैंने जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ज्वाइन किया था, उसकी जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैंने 3 मेजर करप्शन स्कैंडल्स का जिक्र किया था, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, शुगर स्कैंडल का, कि जो इट्स अ क्लासिक केस, जो शुगर माफिया के हवाले से जो करप्शन होती है, उसमें ये देखें ना, अगर मेरी शुगर मिल्स हो फॉर एग्जांपल, और मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक ना हो और मैं बहुत से पैसे बना रहा हूं, तो मुझे कम से कम ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं हुकूमत के साथ मिलकर पॉलिसी भी बना रहा हूं और उस पॉलिसी बनाने की वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल अगर आप शुगर मिल मालकान की लिस्ट देखें तो इट इज हु इन द गवर्नमेंट। शरीफ खानदान के पास भी है, जरदारी खानदान के पास भी है, चौधरी खानदान के पास भी है, और उसके अलावा जहांगीर तरीन के पास भी है। अब अगर हुकूमत फैसला करती है कि शुगर को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और उस एक्सपोर्ट करने की वजह से यहाँ शॉर्टेजेस होती हैं, जिसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन होते हैं, जिसकी वजह से शुगर मालकान की जेबों में और ज्यादा पैसा जाता है। वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन अब और ज्यादा बिजनेस अच्छा हो जाता है। और वो जो रिपोर्ट आई थी आज से 4 महीने 5 महीने पहले कि 300 बिलियन रुपए का गबन हुआ है, और जिसकी डायरेक्ट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के डायरेक्ट बेनिफिशियरी आर द मिल ओनर्स, शुगर मिल ओनर्स। व्हाट हैपेंड टू दैट? नथिंग हैपेंड टू दैट। मैंने तो उसका हमने दूसरे, इसी तरह से वीट स्कैंडल हुआ, इसी तरह से दूसरे, जब आप SIFC जो बने, अब वो SIFC इज सो सच अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट कि वहां किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, वहां से ये काम है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, ये शफाफियत पैदा करना। सर, अब शफाफियत की बात आपने की, तो 2 मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं। SIFC पे भी मैंने करना है। अभी नैब ने 5.3 ट्रिलियन रिकवर भी तो किए हैं, यानी कि नैब कुछ अच्छा काम भी तो कर रही है, पैसे रिकवर भी तो हो रहे हैं। तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा है कि 5.3 ट्रिलियन एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती है, नो डाउट। अब 5.3 ट्रिलियन अगर ये KP के बजट से भी 3 टाइम्स है, ये सिंध के बजट से भी ट्वाइस है, तो आप खुद उसकी नोयत उठाएं। तो मेरा सवाल ये है कि 5.3 ट्रिलियन आपने रिकवर किए, वो कौन असहाब हैं जिनसे, या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आपने रिकवर किए? exactly. हमें वो लिस्ट दें, पब्लिक करें, और फिर उनको क्या आपने अकाउंटेबिलिटी उसकी की है। सबसे बड़ी देखें, एक तरफ तो शफाफियत है, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया, तो आपने देखा किसी को गलत काम पर कोई सजा मिलते हुए? ये वो 5.3 ट्रिलियन में से ये एक इंस्टीट्यूशन है या एक ये साहब हैं, इनसे हमने रिकवर किया। भाई रिकवर किए तो उसने वो गलत काम किया होगा ना, तो वे एक तो वेयर इज दैट मनी? बिकॉज आई डोंट सी दैट मनी। बिकॉज लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल सुजैन, अगर आप देखेंगी कि पाकिस्तान का टोटल टैक्स कलेक्शन वाज पूरे पाकिस्तान का पूरे साल का 12 ट्रिलियन, तो ये तकरीबन 45% ऑफ दैट 12 ट्रिलियन है। तो वो नजर नहीं आएगा आपके खजाने में? मुझे तो नहीं नजर आया। सर, ये तो बड़ा वैलिड सवाल है आपका कि 5.3 मिलियन ट्रिलियन अगर रिकवर किए हैं तो वो कहाँ गए हैं? बेशक अगर वो लोगों की आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहती है, बट गए कहाँ, ये तो मेन क्वेश्चन है। वो कौन अशखास हैं? वो अलीट तबके के ही होंगे ना, उनके कनेक्शन हुकूमत के साथ है। जो इल्जाम लगाया IMF की रिपोर्ट पे कि जी इन्वेस्टिगेशन भी वही कर रहा होता है और उसको बचाने वाले भी हुकूमती लोग होते हैं। सर, अगर जस्ट इन केस कल को हुकूमत कहती है कि IMF ने कोई गलत रिपोर्ट दे दी है या हम पे इल्जामात लगा दिए गए हैं, तो क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकती है? एब्सोल्युटली, दिस इज द अदर थिंग दैट आई हैव डिमांडेड कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर आए, फ्लोर ऑफ द हाउस में आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि IMF ने बिल्कुल गलत चीजें कही। लेट देम से कि IMF इज रॉन्ग, लेट देम से कि IMF इज लाइंग, लेट देम से कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेट देम से कि हम बिल्कुल शफाफियत से काम करते हैं। क्या बोल दें प्राइम मिनिस्टर कि IMF की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि हाँ जी ठीक है, मैं आपको सलूट करूंगा, मैं सीरियसली सलूट करूंगा आपको। लेकिन अगर वो ये नहीं कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये IMF की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन IMF से भी मुझे गिला है।
आईएमएफ से गिला ये है कि आप उन्हीं को कह रहे हैं सिस्टम ठीक करने के लिए जिन्होंने सिस्टम अपने लिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम की बुनियाद ऐसी है, मैं तकरीबन एग्जैक्ट वर्ड्स अगर याद है मुझे, कि ये सिस्टम इतना खराब है, ये इतनी बड़ी डिजीज है कि इस सिस्टम में जो फैसले किए जाते हैं, दैट इज टू इंश्योर रिच रिमेन रिच एंड पुअर रिमेन पुअर पुअर। रिमेन पुअर। अब इससे ज्यादा इंडिक्टमेंट क्या हो सकती है, इससे ज्यादा इल्जाम तराशी क्या हो सकती है हुकूमत वक्त के लिए? अब ठीक कौन करेगा? ठीक करने के लिए शफाफियत तो जो थोड़ी बहुत बची थी वो आपने 27वीं अमेंडमेंट से खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बना दिए फेडरल कोर्ट, उसमें आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसके रिस्पॉन्सिबल है, और हम जाएं कहाँ? उस जज के पास जाएंगे? वो जज की तो नौकरी डिपेंड ही करती है प्राइम मिनिस्टर पर। तो आप खुद बताए ना, ये और जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, दे हैव ट्रैप्ड द एंटायर 24 करोड़ पीपल, ऐसा बुरे तरीके से जकड़ दिया कि जिसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सर, इसमें करप्शन की बहुत बात हुई, ये भी कहा गया कि अगर ये करप्शन रुक जाए तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 6.5% तक बढ़ सकता है, विच मीन्स के पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी। आपने टैक्स कलेक्शन की बात की सर, अब आईएमएफ ने इनकी एक पॉइंट था 379, उसमें उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन को बड़ा उन्होंने कहा है, इस पर जोर दिया है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल हर चीज़ की, तो पहले ये होता था कि जितने भी सरकारी लोग होते थे या पार्लियामेंटेरियन होते थे उनकी एक टैक्स डायरेक्टरी एफबीआर पब्लिश करता था, जो कि बड़े सालों से पब्लिश नहीं हुई। अब आईएमएफ ने यह भी कह दिया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी और उनकी फैमिली के एसेट्स भी जो है वो पब्लिक होने चाहिए। आपको लगता है कि एक बेहतर इकदाम है ताकि अवाम को भी पता लगे कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, इनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं? पहली बात तो ये होना जरूर चाहिए, लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे मुझे इस पूरे निजाम, द होल सिस्टम इज रॉटन, तो मुझे आप ये, जब हम कह रहे हैं कि जिन्होंने रॉटन बनाया है, जिन्होंने जानबूझ के रॉटन बनाया है ताकि रिच रिमेन्स रिच एंड पुअर रिमेन्स पुअर, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो डायरेक्टली छाप भी देंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसके जो उस पर ट्रस्ट है, वो किसका ट्रस्ट होगा कि ये इसकी कोई नंबर्स की कोई क्रेडिबिलिटी है जो शो किए जा रहे हैं? तो सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला यही है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है और जो 27वीं तरमीम हुई है उस पर आज वकला बरादरी ने भी एहतजाज किया है, पहले लाहौर में हुआ फिर सिंध में हुआ। 27वीं तरमीम से जो मेन चीज़ जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, या फिर कोई इम्यूनिटी की बात अगर की जाए, हाउ डू यू सी दिस कि वकला जो एहतजाज कर रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को लेके कर रहे हैं? एक तो ये सवाल, दूसरा एक सवाल मेरे जहन में वैसे ही आता है क्योंकि पीटीआई वाले ये इंप्रेशन देते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये इमरान खान साहब के केसेस की वजह से बनाई गई हैं। एक और चीज मेरी एक नाकिस राय में कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान केसेस, आप इस पे अगर कुछ रोशनी डाल दें। It has everything to do with Imran Khan. It has everything to do with protecting the government of Pakistan. How sir? आप मुझे ये बताएं, जब आप एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक कोर्ट जो होता है that has to be independent of the executive, फिर उसकी हैसियत होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव का ना अपॉइंटमेंट्स में उसका कोई अमल दखल होगा, ना पोस्ट एंड ट्रांसफर में अमल दखल होगा, और ताकि जो जज है उसको इस तरह से काम करने का मौका मिले कि जिसमें उसके ऊपर तलवार न लटकी, जो डिपेंडेंट ना हो हुकूमत वक्त पर कि जी ये मुझे उठा के ट्रांसफर कर देंगे या ये मुझे अपॉइंट नहीं करेंगे। जब आपने सारा प्रोसेस हुकूमत को दे दिया है for appointment of the Chief Justice of Pakistan, for appointment of all the judges of the Constitutional Court, for transfer and posting of the judges, तो फिर उसकी credibility क्या रहती है? वो तो इसी तरह से है, वो तो प्रोटेक्ट करेगा। अगर देखें, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ, और ये हुकूमत को समझना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है 27वीं अमेंडमेंट के बाद, तो जो थोड़ा बहुत, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर हूँ, मेरा एफबीआर के साथ भी झगड़ा हो सकता है, और होता है, हर कंपनी का होता है, इश्यूज होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, मेरा बापडा के साथ भी हो सकता है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ भी हो सकता है, हुकूमत के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हो सकता है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? उस कोर्ट में जाऊंगा जो हुकूमत प्रोटेक्ट करेगी उन्हीं को, हुकूमत के इदारों को। तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ? उसको भाई देखना, वो तो डिपेंड करता है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता हूँ, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज है, उसके ऊपर आपने दिए कि आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और अगर आप ट्रांसफर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यू स्टैंड रिटायर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है,
सर अगर एक उसको एक आखिरी सवाल सर, नए सूबों की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं आपके नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? देखिए, नॉर्मल कंट्री होती तो नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, वक्त की जरूरत होती है। इंडिया में कितने सूबे बने इंडिपेंडेंस के बाद, पाकिस्तान में नहीं बन सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू। इसको इस तरह से कभी भी नहीं, इसको लेकिन आप बात करना शुरू करेंगे ना, सिंध में एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि जिसमें एक सिंधी स्पीकिंग, एक अर्बन इलाका है, एक रूरल इलाका है। इज सिंपली नॉट पॉसिबल। बलोचिस्तान में बलोची और पख्तून का आपस में, या केपी में एक सराइकी वो हिंद को स्पीकिंग बेल्ट है और एक पख्तून स्पीकिंग बेल्ट है। बात मैं ये नहीं कर रहा, और पंजाब इतना बड़ा है, पंजाब को बिल्कुल डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज अ नॉन स्टार्टर। ये बात शुरू होगी और फिर लड़ाई। दूसरी बात ये है कि उसका नेगेटिव साइड्स हैं। अगर आप 12 सूबों की बात कर रहे हैं तो 12 चीफ जस्टिस होंगे, 12 कोर्ट्स होंगे, 12 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, 12 चीफ सेक्रेटरीज होंगे, 12 ब्यूरोक्रेसीज होंगी। आप कैन यू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ इट? ट्रू। You simply can't afford the cost of it. So वहां जो बात करते हैं कि जी अगर सरायकी सूबा होगा तो उधर मुल्तान में या भावलपुर में ही फैसला हो जाए, तो मुल्तान और भावलपुर में कोर्ट अलग होगा ना, वो लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं होगा, वो अलग हाई कोर्ट होगा, उसका चीफ जस्टिस होगा, उसके अपने जजेस होंगे, उधर अपनी चीफ सेक्रेटरी होगा, उधर अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी, अपनी मिनिस्ट्रीज होंगी। कैसे आप, कैन यू अफोर्ड दैट? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाली वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया है। 24 नवंबर को आईनी अदालत एक इंतहाई अहम केस की समाअत करने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम आईनी केसेस वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार में आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया, तो उनकी दरख्वास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि इस पर समाअत अब सिर्फ वफाकी आईनी अदालत कर सकती है। यानी 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाली अदालत ही अब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत करने की अहल है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में होने वाली तब्दीलियों और मुमकिना वकला तहरीक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून शाह खावर और रियासत अली आज़ाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शाह खावर साहब, आपकी परमिशन से पहला सवाल रियासत अली आज़ाद साहब से करना चाहूँगी कि सर वैसे तो आईनी अदालत पे मैंने सवाल करना था, लेकिन अभी क्योंकि आज वकला तहरीक चली सिंध में और उसके अलावा हमने देखा कि कुछ दिन पहले लाहौर में भी ये हुआ, अगर कुछ मसला है 27वीं आईनी तरमीम से या लगता है कि जो अदलिया है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो कि वकला को नहीं पसंद आ रहे, तो क्या इस्लामाबाद के जो लॉयर्स हैं उनको लगता है कि ये ठीक हुई है और जो बाकी जगह हैं जैसे कि सिंध हो गया, लाहौर हो गया, उनके लॉयर्स इससे डिफर करते हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? इस पे सर आपका क्या राय है? रियासत आज़ाद साहब क्या कहेंगे इस पे कि कोई एहतजाज इस्लामाबाद के वकला की तरफ से क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजैन, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी रेडी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे एक इशू है कि जो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार है और हाई कोर्ट बार तो खैर उसको सपोर्ट कर रही है और बार कौंसिल भी दबे लफ्जों में कंप्रोमाइज है, और इसलिए यहाँ पे एहतजाज की कॉल चूंकि इलेक्टेड लोग देते तो इलेक्टेड लोग कॉल नहीं दे रहे। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर वकला एक्शन कमेटी जो है ऑल पाकिस्तान लॉयर्स, उन्होंने अभी लाहौर में एक इजलास किया है, मैं भी वीडियो लिंक पे उसमें शामिल था, तो वो कॉल दे रहे हैं और उनका जो उन्होंने 10 पॉइंट्स या उससे ज्यादा थे उसके अंदर जो जो होल्ड किया उसके ऊपर अमल दरामद तो शुरू हो गया है। और आपने सक्खर, हैदराबाद और कराची में आपने देखा है आज किस तरह से सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो कन्वेंशन होना था वहां पे उनके ऊपर पाबंदी लगी और उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर और एक भरपूर एक कन्वेंशन किया है और वकला जो हैं वो निकले हैं और बहुत चार्ज हुए हुए। और अगर यहाँ इस्लामाबाद में भी हमने दरखास्त की है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार से भी आप कॉल दें, अगर वो नहीं देते तो फिर जो हम जैसे फकीर लोग हैं जो ऑफिस होल्डर तो खैर नहीं है लेकिन 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, 27वीं तरमीम के खिलाफ है, और इस तरह से बहुत सारे आजाद मंश लॉयर्स जो हैं वो इस कॉल का एहतजाज कर रहे हैं। और हमें भी कई वकला ने, बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया कि आप लोग इसके लिए निकलें। तो सच्ची बात है हम नहीं चाहते कि हम जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनको सुपरसीड करें, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट हमने की है कि ये आज भी जनरल बॉडी इजलास था, मैंने उसमें ये स्पीच की है,
और इस पे मैंने अपना बिल्कुल इज़हार सर, ख्याल आपका किया पॉइंट है। आ गया। मैं शाह और खावर साहब पूरा से जानना पाकिस्तान चाहूंगी अगर निकला हुआ है तो जी इस्लामाबाद को भी निकलना जी चाहिए। जी शाह खावर साहिब, दो स्कूल्स ऑफ थॉट देखे गए हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, वो वक्त की ज़रूरत थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनने चाहिए थे। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे वकला भी हैं जो तहरीक चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इससे अदलिया तकसीम का शिकार हुई है, या अदलिया के जो कुछ कंट्रोल्स थे या उनकी जो पावर्स थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, बात ये है कि इस दो स्कूल ऑफ थॉट्स बिल्कुल लॉयर्स में मौजूद हैं। एक जो है वो बिल्कुल इसका हिमायती है और वो कहते हैं कि दोनों बिल्कुल वक्त की जरूरत थी और बड़ी कंसिस्टेंट डिमांड थी और ये होनी चाहिए थी और हो गई। और जैसे अभी रियासत अली आज़ाद साहब हैं, ये एक डिफरेंट व्यू रखते हैं, हमारे भाई हैं, इनका पूरा हक है कि ये अपना व्यू रखें। और उनका ख्याल ये है कि शायद ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है एक वार है या उसको कंप्रोमाइज किया गया है। तो अब देखना यह है कि अब ये आईनी तरामीम हो चुकी हैं और हुई भी ऐसे हैं कि वो पार्लियामेंट ने की है और पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको इसमें पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपने देखा है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बाइकआउट किया और उसमें उन्होंने फाइनल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लिया। उनको अपना एक डिसेंटिंग जो है वो अपनी चीजें वो रिकॉर्ड पे लानी चाहिए थी। सिर्फ GUI ने जो है वो वहाँ पे मौजूदगी जाहिर की और उन्होंने इसके मुखालफत में वोट दिया। तो अब बात यह है कि अब ये आईनी तरामीम हो चुकी हैं और इसको बाय एट लार्ज तस्लीम भी कर लिया गया है। अब आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें भी इस तरह की गूंज सुनाई दी गई कि उसमें कुछ जज साहिबान ये उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इदारा जाती रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो उस पर फिर एंड में ये हुआ कि फिर सुनने में ये आया, हम यकीन से नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि हम तो ये तरमीम हो चुकी है आइन में दिए गए तरीक़ाकार के तहत, तो रिस्पॉन्स तो फिर एक सूरत में हो सकता है कि हम सब रिजाइन कर दें मेरे समेत। तो जब ये बात सामने आई तो फिर उसमें कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। फिर उसके बाद जो दूसरे एजेंडा आइटम्स थे जिसमें रूल्स में कुछ तरमीम थी और एक सीनियर एडवोकेट को जो है वो टाइटल देना था, वो फिर उसकी प्रेस रिलीज जारी हुई। तो अब बात यह है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बहुत ज्यादा रिस्पांस आएगा, बड़ी बेस्ट लेवल के ऊपर इस्तीफे आएंगे, वो अब मेरे ख्याल में आ नहीं रहे। और कुछ जो जज हजरात हमने सुनने में आया इवन लाहौर हाई कोर्ट में, जो ये सोच रहे थे लेकिन वो साथ साथ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये भी पूछ रहे थे कि हमारे रिजाइन करने के बाद हमें फाइनेंशियल और बाकी बेनिफिट्स क्या होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि किस तरीके से रिस्पांस आएगा वो नहीं आया। अब ये कोर्ट्स कायम हो चुकी हैं, इनको मेरा ख्याल है काम करने देना चाहिए। PTI को बैन करना होगा तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जरिए किया जाएगा। एक तो इस पे मुझे आपकी राय चाहिए। दूसरा ये कि 27वीं आईनी तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की गई है वकला जजेस के जरिए। क्या वो अगर केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ही जाएगा तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपने खिलाफ कोई फैसला देगा? देखिए, बात यह है कि अभी हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो चीज हमारे सामने नहीं है। हम प्रिजम्पशंस की बुनियाद पर कोई राय कायम नहीं कर सकते कि 28वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है। अगर वो होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना अपना रिएक्शन देंगी। तो जहां तक ये जजेस की ट्रांसफर का ताल्लुक है, यस, वो एक क्वेश्चनेबल बात है। उसमें एक एग्जीक्यूटिव के पास एक पावर होगी कि वो किसी नापसंदीदा जज को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था और उसमें एक एक एक, एक बहुत ज्यादा जो है ना एक लॉजिक होनी चाहिए थी कि एक यूनिफॉर्मिटी होती थी कि जजेस जो हैं वो इतने अरसे के बाद दूसरे हाई कोर्ट्स में सर्व करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये पिक एंड चूज वाला कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल है। सही। तो बाकी दूसरी चीज ये है कि ये तरमीम जो है वो PTI को बैन करने के लिए लाई जा रही है या इमरान खान साहब को फोकस करके। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी प्रिजम्पशंस पे ये बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल है। हाँ, ये जरूर है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बैनिंग का जो एक तरीक़ाकार है कि जिसमें फाइनल जो है रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है बुनियादी हकूक़ के हवाले से वो तो विड्रॉ करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में दे दी गई है। तो इसके इम्कानात मौजूद हैं कि वो वाली जो पावर फाइनल जो उसकी मंजूरी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय
वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास, यानी ये प्रिजम्पशन भी है और ये एक अगर सही इसको कह सकते हैं। लेकिन सर 27वीं तरमीम अगर इसको चैलेंज किया जाता है और जो हमारे जजेस हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो अब इख्तियार ही नहीं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी। अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या अपने खिलाफ फैसला देगी? देखिए बात ये है कि चूंकि अब ये 184(3) जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर ली गई है, सही, तो वो तो कोई भी ऐसी दरखास्त जो कि किसी आइन या कानून या उसकी शिक की जो है उसकी रिपग्नेंसी के हवाले से अगर वो आएगी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ही है। रियासत सर, मुझे क्विकली शो को वाइंड अप करना है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मजीद क्या होने जा रहा है, क्या प्रेडिक्शंस है कि क्या क्या हो सकता है? देखिए 186 जो आर्टिकल उसके तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई है। कल को जैसे हम पॉलिटिकल लोगों के रोज बयान सुनते हैं कि केपी में गवर्नर राज लगा देंगे, अगर वो लगा देते हैं तो उसका रेफरेंस जो होगा वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाएगा और यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जैसे उन्होंने सिविलियन का ट्रायल लेजिटिमेट करार दिया मिलिट्री कोर्ट में, वो इस रेफरेंस को भी पॉजिटिव आंसर करेंगे जिसके बहुत भयानक नतायज हो सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि केपी में गवर्नर राज लग सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जरिए, पीटीआई को बैन किया जा सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के जरिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि रेफरेंस अब उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। चूंकि ये हुकूमत ने कई मरतबा ये बयानात दिए, अगर उसको सामने रखते हुए मैं ये इस पे राय नहीं करूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।